हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टी कॉमर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है सी दीपक पटेल और आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोस्तों, हमने सारे चैप्टर्स जो है अभी तक के कवर कर लिए हैं और इसके लिए आपको खूब खूब बधाई अगर आपने सारे चैप्टर देख लिए हैं तो। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हो। सारे रिवीजन क्लासेस जो है वो यहाँ पर डल चुकी है। इसके अलावा जो भी मैं यहाँ पर नोट्स यूज़ करता हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से इन नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं इस चैप्टर के नाम पे। चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमेशा से मैंने क्या किया है, पहले चैप्टर का नाम समझाया, उसके बाद चैप्टर समझाया। तो आज भी मैं वही करूँगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो, कई बार क्या होता है, हमारे बिजनेस को कितने कैश की ज़रूरत है ये हमको पता नहीं चल पाता है, और कहाँ पर कैश आ रहा है कहाँ पर कैश जा रहा है इसके लिए हम कैश अकाउंट तो बना लेते हैं, पर कौन से हेड से आ रहा है, क्या मेरे नॉर्मल बिजनेस से कैश आ रहा है, क्या मेरे अदर इनकम से आ रहा है, क्या मेरे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ से आ रहा है, क्या मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से आ रहा है। तो कैश आ कहाँ से रहा है और कैश जा कहाँ रहा है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो इसके लिए दोस्तों बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल चेंजेस इन कैश इक्विवेलेंट। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है ये मैं आज आपको बताऊंगा, पर आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 3 टाइप की एक्टिविटीज़ होती है कैश फ्लो में। पहली होती है ऑपरेटिंग, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग, तीसरी होती है फाइनेंसिंग। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊंगा, बस आप अभी मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? सोर्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम वेरियस एक्टिविटी ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। कैश फ्लो स्टेटमेंट का काम है कैश इनफ्लो कहाँ से हो रहा है, कैश आउटफ्लो कहाँ हो रहा है ये पता लगाना एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। अब ये स्पेसिफिक पीरियड क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, पर जनरली ये फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश इनफ्लोस ऑफ एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड अंडर वेरियस हेड। फिर हेड के नाम लिखे हैं जो हमने अभी पढ़े, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब मैंने आपको बोला था मैं बताऊंगा कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। देखो आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो, एज पर AS3 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहता है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स लिखे हुए होते हैं। तो AS3 जो है वो है कैश फ्लो का। तो एज पर AS3 कैश कंप्राइजेस कैश इन हैंड, यानी कि जो हमारे पास कैश है उसको हम कैश मानेंगे। डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, अगर हमने बैंक में डिमांड डिपॉजिट किया है, वर्ड पे ध्यान देना, डिमांड डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट नहीं है। फिक्स डिपॉजिट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आता, खाली डिमांड डिपॉजिट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। एंड कैश इक्विवेलेंट्स मीन्स शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। जो कि शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है वो सारी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर कवर हो जाएंगी, ठीक है। समझ आया आपको? जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कवर हो जाएंगी। फिर जिसकी वैल्यू में चेंज होने का रिस्क बहुत इनसिग्निफिकेंट है उसको हम बोलते हैं कैश। इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज कैश इक्विवेलेंट ओनली व्हेन इट हैज ए शॉर्ट मैच्योरिटी 3 मंथ और लेस, यानी कि इन्वेस्टमेंट को हम कैश इक्विवेलेंट तब मानेंगे जब उसकी मैच्योरिटी 3 महीना या उससे कम होगी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश इक्विवेलेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है तो उसको नहीं लेना, चाहे वो शेयर 3 महीने के अंदर के ही क्यों ना हो, पर उसको नहीं लेना है, ठीक है। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब आपको समझ आया। सिंपल भाषा में बोलूँ, कैश यानी कि पैसा, बैंक अकाउंट वो भी आएगा इसके अंदर। कैश इक्विवेलेंट यानी कि जो भी शॉर्ट टर्म के लिए 3 महीने के अंदर का हमने डिपॉजिट कराया है वो सारा चीज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएगा, ठीक है। फिर होता है कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब है कैश का फ्लो होना। अगर कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है तो उसको बोलेंगे कैश इनफ्लो, और कैश बिजनेस से जा रहा है तो उसको बोलेंगे कैश आउटफ्लो, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे पहले एक्टिविटी में।
पहला एक्टिविटी का नाम है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर आप वर्ड पर ध्यान दें, वर्ड क्या लिखा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब जो हमारे नॉर्मल बिजनेस से होता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यानी कि हमारे नॉर्मल बिजनेस से कितना कैश आया कितना कैश गया ये पता लगाना है हमको। तो हम कैसे पता लगाएंगे वो आपको मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर द एक्टिविटीज़ दैट प्राइमरी एंड मेनली एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइज। जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ रहती हैं उनको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट, अगर कोई कंपनी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, इनकरेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेल ऑफ गारमेंट, ये उसका होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर प्राइमरली डिराइव्ड फ्रॉम द मेन एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। ये हमने पढ़ा, मेन एक्टिविटी से डिराइव होता है। दे जनरली रिजल्ट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन एंड अदर इवेंट दैट एंटर इनटू द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी नेट प्रॉफिट एंड लॉस रहता है उससे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस मेरे साथ चलिए। देखो दोस्तों, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट जो है वो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको, पर थ्योरी पार्ट मानो, अगर मेरी बात मानो, थ्योरी पार्ट पढ़ लिया ना आपने तो आपसे प्रैक्टिकल बहुत ईजिली बन जाएगा। ठीक है, अब कैश इनफ्लो, पहले हम बात करेंगे इनफ्लो की। इनफ्लो यानी पैसे कहाँ से आएंगे। पहला, कैश रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंटल ऑफ सर्विस। अगर हमने किसी को गुड्स दिया, किसी को सर्विस दिया और उसने हमको कैश दिया तो कैश इनफ्लो होगा। दूसरी बात, कैश रिसीट फ्रॉम रॉयल्टी, फीस, कमीशन एंड अदर रेवेन्यू, यानी कि कैश कहाँ से आ सकते हैं, सेल्स से, रॉयल्टी से, फीस से, कमीशन से, अदर रेवेन्यू और रेंडरिंग ऑफ सर्विस। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कैश इनफ्लो जनरली इनकम साइड में होता है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कैश इनफ्लो जनरली इनकम साइड में होता है? हाँ। अब आते हैं कैश आउटफ्लो। तो कैश आउटफ्लो में पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, पेमेंट टू इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ये जनरली बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं। सप्लायर को पेमेंट करना, एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करना, इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करना और इनकम टैक्स का पेमेंट करना, तो ये सारी चीज़ों से हो जाएगा कैश आउटफ्लो, क्योंकि हमारा पैसा जा रहा है। ठीक है, जब कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को एडजस्ट करेंगे तो जो भी नेट पोजीशन आएगा उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ईजी। अभी मैं और डिटेल में बताने वाला हूँ, ये खाली ट्रेलर है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का खाली ट्रेलर है, अभी और डिटेल में बताऊँगा, टेंशन मत लो। इतना समझ आया आपको कि भाई साहब ये नॉर्मल बिजनेस में होता है। दूसरी बात, ज़्यादातर इनकम साइड से कैश रिसिप्ट होता है और जो भी पेमेंट होता है वो एक्सपेंस साइड में होता है। ठीक है, अब जो दूसरा है वो है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग वर्ड समझ आ रहा है, इन्वेस्टिंग यानी कि इन्वेस्ट करना। जब भी हम अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कहीं अच्छी जगह यूज़ करते हैं, कहीं एसेट परचेज करते हैं, तो उसको हम इन्वेस्ट करना बोलते हैं। जी हाँ, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो एज पर ES3, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्वाजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट। या तो कोई एसेट को खरीदो लॉन्ग टर्म, या तो कोई एसेट को लॉन्ग टर्म बेचो, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट, कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड नहीं है। अब एक बात बताओ, कौन से ऐसे इक्विपमेंट होंगे जो कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड नहीं है? जिनकी मैच्योरिटी 3 महीने से ज़्यादा होगी वो। ठीक है, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट, फिक्स्ड एसेट सच एज मशीन, फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। यानी कि ज़्यादातर इसमें एसेट के और इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अगर आपने एसेट को खरीदा, एसेट को बेचा, इन्वेस्टमेंट को खरीदा, इन्वेस्टमेंट को बेचा, तो आपका कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड, कैश फ्लो। अच्छा सॉरी, ये सेकंड ही है ना, ये सेकंड का ही पार्ट है, अब इसमें लिखा है एग्जाम्पल्स।
ये एग्जाम्पल्स है कि कहाँ कहाँ से कैश आउटफ्लो होगा, कहाँ कहाँ से कैश इनफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मशीन में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा कैश आउटफ्लो होगा। हाँ, मेरा कैश आउटफ्लो होगा। तो आइए देखते हैं, कैश पेमेंट टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एंड कैपिटलाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर मैं कैश पेमेंट कर रहा हूँ एसेट खरीदने के लिए, इंटेंजिबल एसेट खरीदने के लिए या फिर कैपिटलाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो उसको मैं बोलूँगा कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। या फिर अगर मैं कैश पेमेंट कर रहा हूँ शेयर, वारंट, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए, यानी कि मैं किसी का शेयर खरीद रहा हूँ, किसी का वारंट खरीद रहा हूँ, किसी का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट खरीद रहा हूँ, तो भी मेरा पैसा जा रहा है। तो जब इस एक्टिविटी में मेरा पैसा जाएगा तो इसको मैं बोलूँगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश आउटफ्लो हो रहा है। फिर कैश एडवांस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टी। अगर मैं किसी थर्ड पार्टी को लोन दे रहा हूँ, अब यहाँ पर दो पॉइंट हो सकता है, आप लोन दे रहे हो या फिर आप लोन ले रहे हो। अगर आपने किसी को लोन दिया तो वो आपके लिए क्या है, एसेट, तो वो हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ध्यान से सुनना, अगर आपने किसी को लोन दिया तो वो हो गया आपके लिए एसेट और वो हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। पर अगर आपने किसी से लोन लिया तो वो आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। मैं आगे आपको बताऊंगा, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब कैश इनफ्लो कहाँ कहाँ से हो सकता है भाई, जहाँ जहाँ से आउटफ्लो हो सकता है उसी का उल्टा इनफ्लो भी हो सकता है। कैसे, अगर मैं एसेट बेच दूँ तो मेरे पास कैश आ जाएगा। अगर मैं लोन्स एंड एडवांस का रीपेमेंट मेरे को मिल रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को लोन एंड एडवांस दिया था तो मेरे लिए एसेट था, अब उसका मेरे को रीपेमेंट मिल रहा है तो वो भी आ गया कैश रिसिप्ट। अगर मैं शेयर बेच रहा हूँ, वारंट बेच रहा हूँ या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट बेच रहा हूँ तो भी मेरे को कैश रिसिप्ट हो गया। दूसरी बात, अगर मैंने किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए लोन दिया था और वो मेरे को लोन में इंटरेस्ट दे रहा है तो वो मेरे लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड है। ठीक है, अगर मैं कंपनी के शेयर में पैसा लगाता हूँ, कंपनी मेरे को डिविडेंड दे रहा है तो वो मेरे लिए डिविडेंड रिसीव्ड है। तो यहाँ से हो सकता है कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, अब आते हैं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, यह थर्ड पार्ट। फाइनेंस यानी कि लोन लेना या तो कैपिटल। अगर लोन और कैपिटल से कोई भी चीज़ रिलेट करती है तो वो ज़्यादातर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आती है। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है लॉन्ग टर्म फंड और कैपिटल जो है एंटरप्राइज का वो। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आएगा, कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर। अगर मैं इक्विटी शेयर दे रहा हूँ, देखो अगर आप बोलोगे ये शेयर में और ये शेयर में क्या फ़र्क है, ये शेयर अदर कंपनी के है और ये इशू ऑफ इक्विटी शेयर ओन कंपनी है, ये फ़र्क है। अगर आप अपने खुद के शेयर में डील कर रहे हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, अगर आप दूसरों के शेयर में डील कर रहे हो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ध्यान रखना, अगर आप खुद के शेयर में डील कर रहे हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, अगर आप दूसरों के शेयर में डील कर रहे हो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, फिर as per S3 financing activities are the activities result in change in size and composition of owner capital including preferred share capital in case of a company and borrowing of the enterprise। चलो अब देखते हैं कैश इनफ्लो कहाँ कहाँ से हो सकता है, पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। देखो, अगर मैं किसी से लोन लूँगा तो पैसा आएगा, अगर मैं किसी से लोन लूँगा तो पैसा आएगा, अगर मैं डिबेंचर इशू करके लोन लूँगा तो भी पैसा आएगा, बॉन्ड इशू करके लोन लूँगा तो भी पैसा आएगा, और अदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म बोरोइंग करूँगा तो भी पैसा आएगा। तो कैश प्रोसीड्स फ्रॉम डिबेंचर, लोन, बॉन्ड, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये सारे से कैश इनफ्लो होगा। दूसरी बात, अगर मैं मार्केट में शेयर दे रहा हूँ और शेयर से पैसा ले रहा हूँ तो वो भी हो गया कैश इनफ्लो फ्रॉम इशूइंग शेयर्स। इजी। ठीक है, आउटफ्लो कहाँ कहाँ हो सकता है, जो भी आपने ये लोन लिया, इस लोन का रीपेमेंट करोगे, इस लोन का रीपेमेंट करोगे तो रीपेमेंट करोगे तो हो जाएगा कैश आउटफ्लो। क्या हो जाएगा, कैश आउटफ्लो। या फिर आप इंटरेस्ट पे करोगे या फिर डिविडेंड पे करोगे। इजी, इंटरेस्ट पे करोगे अपने लोन पे, डिविडेंड पे करोगे अपने इक्विटी शेयर में। ठीक है, एक बात और, अगर इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, किसी को इंटरेस्ट हम दे रहे हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, किसी से इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, डिविडेंड पे कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, डिविडेंड ले रहे हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, अब
देखो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है जहाँ जहाँ पर एक साइड है कैश इनफ्लो, एक साइड है कैश इनफ्लो और एक साइड है कैश आउटफ्लो। पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इनफ्लो कहाँ कहाँ से हो रहा है, पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। मैंने आपको बताया था सेल ऑफ गुड्स, सर्विस, रॉयल्टी, कमीशन, फीस, अदर रेवेन्यू। और पैसा जाएगा कहाँ कहाँ पे, एम्प्लॉयज़, इन्वेंट्रीज, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और टैक्स। इजी इजी। फिर आएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ से पैसा जाएगा। सबसे पहली बात इन्वेस्टिंग यानी कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एसेट में, तो सेल करेंगे अगर प्रॉपर्टी का, प्लांट का, इक्विपमेंट का, लॉन्ग टर्म का, तो अगर सेल कर रहे हैं तो पैसा आएगा, तो एसेट का सेल करेंगे तो पैसा आएगा। दूसरा इंटरेस्ट और डिविडेंड से जो पैसा मिलेगा वो आएगा। पैसा जाएगा कहाँ, परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अगर आप कोई प्रॉपर्टी, प्लांट, इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो तो पैसा जाएगा और बेच रहे हो तो पैसा आएगा, तो ईजी है। अगर बेच रहे हो तो इनफ्लो, खरीद रहे हो तो आउटफ्लो। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कहाँ कहाँ से पैसा आएगा बताओ, इक्विटी शेयर से आएगा, बॉन्ड, डिबेंचर, लोन से आएगा। पैसा जाएगा कहाँ कहाँ पर, जाएगा कहाँ कहाँ पर बताओ, प्रेफरेंस शेयर वाले को पैसा वापस देंगे तो जाएगा। अगर अपने खुद के शेयर खरीदेंगे तो भी पैसा जाएगा, क्योंकि मार्केट से हम शेयर खरीद रहे हैं खुद के, तो पैसा देंगे, तो कैश आउटफ्लो। पर अगर मैं मार्केट से दूसरों के शेयर खरीद रहा हूँ तो वो आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, क्योंकि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें। ठीक है। फिर अगर आप लॉन्ग टर्म डेब्ट या फिर किसी लोन को पे कर रहे हो तो आउटफ्लो होगा, और डिविडेंड और इंटरेस्ट को पे कर रहे हो तो आउटफ्लो होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो कि इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है, कैसे होता है और कब होता है। ठीक है। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सम पेक्यूलियर आइटम्स। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की बात करेंगे यहाँ पर। देखो दोस्तों, कुछ आइटम्स ऐसी होती है जो हमारे रेगुलर बिजनेस में नहीं होती, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो रेगुलर फिनोमिनन के अंदर नहीं आती, रेगुलर नहीं होती। तो अगर कोई आइटम रेगुलर नहीं होती है तो उसको एक्सक्लूड करना है। कैसे? एग्जाम्पल, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, अर्थक्वेक, फ्लड। ये हो गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये बार बार नहीं होते, बार बार चोरी नहीं होती, बार बार भूकंप नहीं आता, बार बार फ्लड नहीं आता। ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आर नॉन रिकरिंग, ये बार बार नहीं होते हैं। अब जब भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होंगे तो इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, तीनों एक्टिविटी का सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, ताकि यूज़र को पता चल सके कि जो भी कैश फ्लो हो रहा है उसका नेचर क्या है। ठीक है। यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। फिर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इन केस ऑफ ए फाइनेंशियल एंटरप्राइज। फाइनेंशियल एंटरप्राइज का मतलब बैंक। अगर बैंक है, अगर बैंक है तो उसका मेन बिजनेस क्या है, लैंडिंग और बोरोइंग। मेन बिजनेस क्या है, लैंडिंग और बोरोइंग। तो उसके मेन बिजनेस से जो भी इनकम होगा वो कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में मेन बिजनेस की इनकम आती है। तो बैंक का मेन बिजनेस है इंटरेस्ट लेना देना, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डालेगा। पर जिसका मेन बिजनेस वो नहीं होगा वो उसको फाइनेंसिंग या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में डालेगा। ठीक है। अब बैंक के लिए इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, पर डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि बैंक डिविडेंड दे सकता है, बैंक के शेयर होंगे तो बैंक डिविडेंड दे सकता है। ठीक है। अगर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, क्या है नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज? नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज यानी कि अदर देन बैंक। अदर देन बैंक कोई भी एंटरप्राइज है तो एज पर AS3 इट इज कंसिडर मोर अप्रोप्रिएट दैट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स
आर क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वेयर एज रिसीप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेमेंट्स आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। समझ आया? अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड जा रहा है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अगर आ रहा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है। टैक्स ऑन इनकम एंड गेन। टैक्सेस में भी इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, डिविडेंड टैक्स, 3 टाइप के टैक्स हो सकते हैं। A3 बोलता है जो भी टैक्स इनकम पे लग रहा है उसको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है और उसको क्लासीफाई करना है अलग से। ठीक है। अब क्लासीफाई कैसे करना है? अगर टैक्स ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में आएगा। डिविडेंड का टैक्स है तो टैक्स पेड ऑन डिविडेंड कहाँ पे आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। कैपिटल गेन टैक्स है तो वो आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है। 3 टाइप के टैक्स होते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला ऑपरेटिंग में जाएगा, डिविडेंड वाला फाइनेंसिंग में जाएगा और कैपिटल गेन वाला इन्वेस्टिंग में जाएगा। ठीक है, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आएंगे हम नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स। एज पर A3 इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन दैट डू नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जहाँ पर कैश की ज़रूरत नहीं होती। अरे ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जिसमें कैश की ज़रूरत नहीं होती? बताता हूँ। ठंड रखो। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसमें कैश की ज़रूरत नहीं होती, उसको हम बोलते हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन। जिसका एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल है एक्विजिशन ऑफ मशीन बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर। अगर मैं कोई मशीन खरीद रहा हूँ और अगर मैं उसके बदले कैश नहीं दे रहा हूँ, शेयर दे रहा हूँ, तो क्या मेरे कैश में कोई चेंज आएगा? नहीं। तो इसको बोलेंगे नॉन कैश ट्रांजैक्शन। या फिर अगर मैं डिबेंचर का रिडेम्पशन कर रहा हूँ इक्विटी शेयर देकर, तो भी मेरा कोई भी कैश नहीं आ रहा है। तो जिस ट्रांजैक्शन में कैश नहीं आता उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन। और उन ट्रांजैक्शन को भी डिस्क्लोज करना पड़ता है, उसके बारे में सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। ठीक है, ये होता है नॉन कैश ट्रांजैक्शन। अब आते हैं मेन हमारे प्रैक्टिकल पार्ट में। प्रैक्टिकल पार्ट जिसकी ज़रूरत बहुत लोगों को है, उसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं उसका प्रोफॉर्मा है। हेडिंग लेंगे कैश फ्लो और यहाँ पर लिखेंगे कि उसका क्या है, मतलब कि वो कौन से साल का बना रहा है, वो सब लिखेंगे। फिर पहला आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा फाइनेंसिंग। 3 एक्टिविटी लिखेंगे, तीनों का टोटल मारेंगे और तीनों के टोटल में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस प्लस कर देंगे। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों का बैलेंस लेंगे, तीनों के बैलेंस को प्लस कर देंगे और उसमें ओपनिंग बैलेंस को प्लस कर देंगे, तो आ जाएगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस। अगर मेरा क्लोजिंग बैलेंस सही आता है यानी मेरा कैश फ्लो सही बना है, और क्लोजिंग बैलेंस गलत आता है यानी मेरा कैश फ्लो गलत बना है। इजी। अब पहला ऑपरेटिंग कैसे निकालना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे निकालना है। 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हमको डायरेक्ट नहीं पढ़ना है, हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड पढ़ना है। अब इनडायरेक्ट मेथड बोलता है एज पर AS3 अंडर इनडायरेक्ट मेथड नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिटरमाइंड बाय एडजस्टिंग नेट प्रॉफिट और लॉस। हमको नेट प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करके ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था मैं सिखाऊंगा कैसे निकालना है। आ गई है वो घड़ी, ठीक है, जिसका सबको इंतज़ार था। हाँ, पहला नॉन कैश आइटम such as depreciation, goodwill written off, provision, deferred tax, etc. जो भी नॉन कैश आइटम है उसको क्या करना है, उसको ऐड बैक करना है। जो भी नॉन कैश आइटम है उसको ऐड बैक करना है, ठीक है। ऑल अदर आइटम्स फॉर विच द कैश इफेक्ट आर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लो, यानी कि नॉन कैश आइटम को ऐड बैक करना है। कोई ऐसी आइटम जो प्रॉफिट लॉस में डली है पर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की है या तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की है।
ध्यान से सुनना, कोई आइटम ऐसी जो कि प्रॉफिट लॉस में डली है पर वो या तो इन्वेस्टिंग की है या तो फाइनेंसिंग की है, तो उसको इसमें से हटाना पड़ेगा। ठीक है, ऑल इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग इनकम, वर्ड क्या है, इनकम, आर टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट while all such expense आर टू बी एडेड बैक। इनकम को माइनस करना है और एक्सपेंस को प्लस करना है। ठीक है, अभी तक तीन चीज़ें सीखे। नॉन कैश आइटम को प्लस करना है, नॉन कैश आइटम को प्लस करना है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की कोई आइटम है, अगर वो इनकम है तो माइनस करना है, एक्सपेंस है तो प्लस करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस कॉस्ट विच इज़ एन फाइनेंसिंग कैश आउटफ्लो इज टू बी एडेड बैक। फाइनेंस कॉस्ट है तो एडेड बैक करेंगे उसको, और इंटरेस्ट है तो उसको भी, अगर इंटरेस्ट रिसीव है तो माइनस करेंगे, क्योंकि इनकम में माइनस और एक्सपेंस में प्लस। फिर उतना करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में क्या चेंज आया है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में क्या चेंज आया है, जो भी चेंज आया होगा करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ में, उसको हम लोग को लिखना है। कैसे लिखना है, अगर मेरा करंट एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ना अच्छी बात होती है, एसेट बढ़ना अच्छी बात होती है, पर कैश फ्लो में एसेट बढ़ता है तो हमारा कैश कम होता है। ध्यान से सुनना, क्या करंट एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ना अच्छी बात होती है, पर एसेट बढ़ेगा तो मेरा कैश कम होगा, क्योंकि मैं कैश देकर एसेट खरीद रहा हूँ। तो करंट एसेट बढ़ेगा तो हमको करना है माइनस, करंट एसेट कम होगा तो हमको करना है प्लस, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो करना है प्लस, कम होगा तो करना है माइनस। ये बात याद रख लो, बहुत ईजी है। आप इन चारों में से किसी एक चीज़ को याद रख लो, बस यही याद रख लो कि करंट एसेट बढ़ेगा तो मेरा कैश कम होगा तो मेरे को माइनस करना है, फिर आप उससे सारी चीज़ें बना सकते हो। ठीक है, फिर इसका प्रोफार्मा दिया हुआ है, कैसे बनाना है देखो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट टैक्स माइनस करने के पहले और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के पहले। क्या वर्ड लिखा है, बिफोर, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। फिर जो भी डिडक्शन हुए हैं नॉन कैश आइटम के, उसको प्लस कर देना है। जो भी डिडक्शन हुए हैं नॉन कैश आइटम के, उसको प्लस कर देना है। फिर जो भी डिडक्शन हुए हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम के, नॉन ऑपरेटिंग आइटम यानी कि या तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की होगी या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की होगी। अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की आइटम को यहाँ पर आ गई और अगर वो इनकम है तो माइनस और एक्सपेंस है तो प्लस, तो वही लिखा है देखो, इनकम है तो माइनस और एक्सपेंस है तो प्लस। इजी, तो आ जाएगा मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, यानी कि वर्किंग कैपिटल चेंज के पहले का प्रॉफिट। फिर हम वर्किंग कैपिटल चेंज करेंगे। कैपिटल चेंज कैसे करेंगे, एसेट बढ़ेगा, अगर एसेट बढ़ेगा तो जी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने सुधार दी है। हाँ, अगर करेंट एसेट बढ़ रहा है तो माइनस करना है, करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो माइनस करना है, करंट एसेट कम हो रहा है तो प्लस करना है, करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो प्लस करना है, यहाँ पे इंक्रीज आएगा। ठीक है, ठीक है, इजी, एक बार ध्यान से देख लो। जो मैंने ये समझाया ना, ये याद रखना बस, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना बस, है ना। इसके बेसिस पे बनाना, मैं इसमें सुधरवा दूंगा, पर आपको इसको इसके बेसिस पे बनाना है। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारा, फिर आएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स, फिर हम माइनस करेंगे टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा मेरा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इजी है, ठीक है।
तो दोस्तों अब हम आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या बोलता है? कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो कैसे निकालना है वो बताओ, निकाल के बताओ। ठीक है, निकाल के बता देंगे। पहले देखो, हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहाँ से निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस में कौन सी चीज़ें दी हुई है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में कौन सी चीज़ें दी हुई है ये देखेंगे। सबसे पहले दिया है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स। क्या मेरे को सेल्स का कुछ भी करना है? नहीं करना। दूसरा दिया है अदर इनकम। अदर इनकम के लिए नोट नंबर लिखा हुआ है, नोट नंबर 1। तो पहले हम चलेंगे नोट नंबर 1 पे। नोट नंबर 1 बोलता है अदर इनकम में मेरी दो चीज़ है, एक तो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, दूसरा है इनकम टैक्स रिफंड। अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन को मेरे को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो नॉन कैश आइटम होता है, उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, और इनकम टैक्स रिफंड जो है इसको मेरे को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा आ रहा है। तो इनकम टैक्स रिफंड प्लस कर देंगे अपन आखिरी में, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? एक्सपेंस। एक्सपेंस में दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जिसको कुछ नहीं करना है। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस कुछ नहीं करना है। डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन को ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन कैश आइटम में फिर से डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, तो उसको ऐड बैक करेंगे। फिर अदर एक्सपेंस का कुछ नहीं करना है। प्रोविज़न फॉर टैक्स का ऐड बैक करेंगे। तो आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12,000। इसके बाद डेप्रिसिएशन के अंदर ये दोनों को मेरे को ऐड बैक करना है, लॉस को भी ऐड बैक करना है। ठीक है, लॉस को भी ऐड बैक करना है। फिर आया एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में क्या चेंज आया वो हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोविज़न फॉर टैक्स है, इसका तो हम लोग अकाउंट बना देंगे सीधा, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है, रेंट पेबल करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, इन्वेंट्री करंट एसेट। अब रेंट पेएबल बढ़ रहा है तो करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? करंट एसेट बढ़ रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? करंट एसेट कम हो रहा है। किसी को दिक्कत? किसी को इस बाइफरकेशन में दिक्कत है? बाइफरकेशन में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब भी करंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस करना है। ठीक है, तो देखो करंट एसेट बढ़ा माइनस, करंट एसेट कम हुआ प्लस, और इसी का उल्टा होता है करंट लायबिलिटी में। तो करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस। ठीक है, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस और कम होगा तो माइनस। इजी। ठीक है, तो अब हमने प्लस माइनस डिसाइड कर लिया। अब हम सबसे पहले प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाएंगे। बहुत इजी है, मैं टी फॉर्म में बना देता हूँ। अच्छा, प्रोविज़न का बैलेंस क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? डेफिनेटली क्रेडिट होता है। तो प्रोविज़न का बैलेंस मैं इस साइड लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस। कितना है ओपनिंग बैलेंस? 2019 का 10,000। क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 13,000 दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये फिगर को और ये फिगर को यूज़ कर लिया है। ठीक है, हमने दोनों फिगर को यूज़ कर लिया। अब ये देखो, ये प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन दिख रहा है आपको? ये इस साल का है, इस फाइनेंशियल ईयर का है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में इसलिए ये प्रॉफिट लॉस में आया है 8,000। तो 8,000 प्रोविज़न फॉर टैक्स, तो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस 8,000 आ गया। मेरी तीन चीज़ें आ गई। अब बचा क्या? इधर पे बैलेंस बच रहा है 18, इधर पे बच रहा है 13। तो यहाँ पर 5,000 का आएगा टू बैंक इनकम टैक्स पेड। समझ आया?
ये आ गया मेरा बैलेंसिंग फिगर। किसी को कोई दिक्कत प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में? बहुत इजी है। पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा मैंने, फिर क्लोजिंग बैलेंस लिखा, फिर मैंने प्रॉफिट लॉस में जितना दिया था प्रोविजन फॉर टैक्स वो लिखा 8000, और फिर मैंने निकाला कि मेरा इनकम टैक्स पेड कितना आया 5000। ठीक है, देखो तो ये मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स का मैटर सॉल्व हो गया। अब हम चालू करेंगे क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन कहाँ से बनाते हैं? सबसे पहले हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एडजस्टेड प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 12000, तो 12000 में पहले 8000 को मैं प्लस कर दूंगा। देखो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालूंगा मैं, एडजस्टेड प्रॉफिट, तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 12000, प्लस कर दूंगा मैं टैक्स 8000, कितना हो गया मेरा 20000। यहां तक किसी को डाउट नहीं? अब यहां पर एक रिफंड मिला था, देखो ये दिख रहा है, इनकम टैक्स का रिफंड कितना है 3000। तो मैंने बोला था रिफंड को प्लस करेंगे, प्लस रिफंड, सॉरी माय फॉल्ट, रिफंड माइनस होगा ना, क्योंकि इनकम है तो इनकम माइनस होगी, तो ये आ जाएगा आपका 17000। इनकम माइनस होती है ना, इनकम माइनस होती है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया मेरा 17000। तो अब मैं क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करूँगा? 17000 से। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से हुई है। क्वेश्चन की शुरुआत हुई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 17000। किसी को कोई डाउट नहीं? उसके बाद हम क्या करते हैं? नॉन कैश आइटम को प्लस करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, गुडविल भी नॉन कैश है, और ये जो लॉस ऑन सेल है ये भी नॉन कैश है। तीनों को मैं ऐड बैक कर दूं, ठीक है, तो 5000, 2000 और 3000, तीनों को मैं ऐड बैक कर दूंगा। देखो डेप्रिसिएशन, गुडविल, लॉस, 5000, 2000, 3000, टोटल हो गया मेरा 27000। अब अगर नॉन कैश आइटम इनकम में है तो उसको माइनस करना है। ये देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, मैंने पहले बोला था माइनस करना है प्रॉफिट को, तो अब हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे 2000, तो लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 2000, मेरा आ गया 25000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल चेंज के पहले मेरा प्रॉफिट आ गया 25000। अब मैं आऊँगा कि मेरा वर्किंग कैपिटल चेंज कहाँ पर हुआ है। सबसे पहले मेरा रेंट पेबल जो है वो 500 रुपये से बढ़ गया, तो 500 रुपये को प्लस करना है, तो हम लोग ऐड साइड में लिखेंगे 500। कोई दिक्कत नहीं? ऐड साइड में लिख रहा हूँ ना मैं, ऐड वाले साइड में, ये ऐड वाली साइड है और ये लेस वाली। ठीक है, फिर ट्रेड पेबल भी मेरा कितना बढ़ गया 4000 बढ़ गया, और आखिरी में इन्वेंट्री मेरा कम हो गया पर वो करंट एसेट है तो 3000, तो टोटल मेरा 4 और 3, तो ये आ गया मेरा इन्वेंट्री प्लस वाले में 3000 और ट्रेड पेबल 4000। अब जो बचा वो क्या बचा? ट्रेड रिसीवेबल को माइनस करना था, हमने पहले डिसाइड किया था, तो अब हम 6000 को कर देंगे माइनस, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल माइनस 6000, तो मेरा आ गया 26500 इनकम टैक्स कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन। अब मैं इसमें इनकम टैक्स जो पे किया उसको माइनस करूंगा, जो रिफंड मिला उसको प्लस करूंगा। तो देखो इनकम टैक्स पेड कितना था जो हम लोग यहाँ पर निकाले थे, ये देखो 5000 था, 5000, तो मैंने क्या किया 5000 को माइनस कर दिया क्योंकि इनकम टैक्स पे किया था मैंने, और इनकम टैक्स रिफंड क्वेश्चन में दिया है 3000, ये दिया है देखो, तो एक रिफंड मिला तो वापस मिल गया पैसा, तो इसको वापस से प्लस कर देंगे।
तो आ जाएगा मेरा 24,500 नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ईजी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। मैंने आपको बताया इन्वेस्टिंग क्या होता है। इन्वेस्टिंग यानी कि एसेट्स को खरीदना बेचना, और फाइनेंसिंग यानी कि जो भी हमारा फाइनेंस का रहता है, इक्विटी शेयर, डिविडेंड, इंटरेस्ट, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें रहती है, वो सारी फाइनेंस में आती है, लोन वगैरह वो सब। अब उसका कैसे बनाना है क्वेश्चन, ये देखते हैं। इलस्ट्रेशन 5, वेल प्रिंट लिमिटेड हैज़ गिवन यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मशीन एज ऑन 1st April 2016, machine as on 31st March 2017, accumulated depreciation on 1st April 2016, accumulated depreciation on March 31st 2017। तो सबसे पहले मेरे को ये समझ आ रहा है कि यहाँ पर दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तो मैं दो अकाउंट बनाऊंगा यहाँ पर। पहले हम तो अब मैंने यहाँ पर नोट खोल लिया है साइड में, आपको दोनों चीज़ें एक साथ दिख रही होंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे, देखो मशीन अकाउंट बनाना है हमको, मशीन अकाउंट, और हमको बनाना है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। दो अकाउंट हमको बनाना है, एक मशीन और एक प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। अब सबसे पहले मशीन का ओपनिंग बैलेंस। मशीन क्या होता है, एसेट। एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है। तो मशीन का ओपनिंग बैलेंस था 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस था 60,000। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। प्रोविज़न का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो प्रोविज़न का बैलेंस इस साइड आएगा। प्रोविज़न का बैलेंस था 25,000 और क्लोजिंग बैलेंस था 15,000। अभी तक मैंने कुछ नया चीज़ किया क्या? नहीं, खाली मैंने दो अकाउंट बनाया और दोनों का बैलेंस लिख दिया, इजी। अब नीचे क्या दिया है, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 25,000। मशीन जिसका कॉस्ट था 25,000, मशीन जिसका कॉस्ट था 25,000, तो मशीन जिसका कॉस्ट 25,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000, यानी कि मशीन का कॉस्ट था 25,000 और डेप्रिसिएशन था 15,000, तो मशीन का WDV कितना था, 10,000। WDV कितना था, 10,000। अब 13,000 में उसको बेच दिए, सेल कर दिए हम लोग 13,000 में, तो 3,000 का हो गया प्रॉफिट। किसी को कोई दिक्कत है इस कैलकुलेशन में? मशीन का कॉस्ट 25,000 था, डेप्रिसिएशन 15,000 था, WDV था 10,000, सेल किए 13,000 में, तो प्रॉफिट आ गया मेरा 3,000, ठीक है। अब मशीन अकाउंट में और डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या करना पड़ता है? अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा हो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, तो आपको ये पता होगा कि जब भी कोई मशीन बेचते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब भी कोई मशीन बेचते हैं तो उस मशीन का जितना भी डेप्रिसिएशन रहता है उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं मशीन अकाउंट में। तो यहाँ पर जो मशीन बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन जो 15,000 है वो चले जाएगा मशीन अकाउंट में 15,000, और यहाँ पर आ जाएगा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 15,000। मैंने डेप्रिसिएशन को मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि मैं मशीन को बेच रहा हूँ, इजी, ठीक है। उसके बाद मेरे को पैसा कितना मिला, सेल किया तो 13,000 मिला, सेल किया तो मेरे को कितना मिला, 13,000। तो मैं लिखूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन 13,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन 13,000, इजी इजी। अब प्रॉफिट कितना हुआ मेरे को, 3,000, तो मेरा प्रॉफिट इस साइड आता है, प्रॉफिट ऑन सेल 3,000। हो गया मेरा सारा एंट्री, हो गया मेरा सारा एंट्री। कोई डाउट है क्या? नहीं। तो इतने ट्रांजैक्शंस मेरे को करने हैं। अब
मशीन का दोनों साइड का टोटल टैली तो होगा नहीं। इस साइड का टोटल आ रहा है 6 7 8 88,000 और इधर का कम आ रहा है, इधर का कम आ रहा है। तो जितना भी कम आ रहा है, जितना भी कम आ रहा है 53 माइनस 88, ये आ जाएगा 35,000 टू बैंक, यानी कि मशीन परचेज की है हम लोग। बैलेंसिंग फिगर इजी, 35,000 टू बैंक बैलेंसिंग फिगर हम लोग मशीन परचेज किए, और ये बाय बैंक मशीन सेल किए। इजी इजी। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस 5,000। अब मेरे को बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में मशीन जितने का खरीदा, मशीन जितने का बेचा, वो दोनों को लेना पड़ता है। एक बात बताओ, अगर मैं कोई मशीन खरीद रहा हूँ तो मेरा कैश इनफ्लो होगा कि कैश आउटफ्लो होगा? सोच के बताओ। अगर मैं कोई मशीन खरीद रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, तो मेरा कैश क्या होगा? आउटफ्लो। तो देखो, मैंने यहाँ पर मशीन परचेज किया 35,000 का, तो मेरा यहाँ पर हो गया परचेस ऑफ मशीन 35,000 आउटफ्लो। जब मैं मशीन बेचता हूँ तो मेरा क्या होता है? कैश इनफ्लो। इनफ्लो यानी कि प्लस। तो मैंने यहाँ पर मशीन बेचा तो 13,000 का हो गया इनफ्लो, तो मेरा नेट आउटफ्लो हो गया 22,000 का, यानी कि 22,000 नेगेटिव। ईजी। ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है? अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। इसके बाद हम आएंगे इलस्ट्रेशन 6 में, जहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे बनाना है वो बताया है, ठीक है? अब देखो, अपने को लॉन्ग टर्म लोन दिया है, लॉन्ग टर्म लोन दिया है 2016 में 2 लाख था, 2017 में 50,000 है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि मेरा लोन 50,000 से बढ़ गया, मान सकते हैं। पर इसको मानने से पहले हमको और एक लाइन पढ़ लेनी चाहिए जिसमें लिखा है ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी रीपेड अ लोन ऑफ 1 लाख। कंपनी 1 लाख का लोन रीपेड कर दिया। अब अगर मैं लोन अकाउंट बनाऊं तो मेरा लोन अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो मेरा ओपनिंग बैलेंस आएगा 2 लाख, और मेरा क्लोजिंग बैलेंस आएगा 2,50,000। किसी को दिक्कत? और ये 1 लाख का मैंने लोन रीपे कर दिया, लिखा हुआ है रीपे, तो रीपे करने की एंट्री क्या होती है? लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैंक 1 लाख। अब जितना भी बैलेंसिंग फिगर बच गया वो या तो इस साइड बचेगा या तो इस साइड। देखो, इस साइड का हो गया 3.5 लाख, और इस साइड अगर मैं 3.5 लाख करूंगा तो 1.5 लाख का बैलेंस बचेगा। ये बैलेंस क्या है? बाय बैंक। यानी कि मैंने इस फाइनेंशियल ईयर में लोन लिया भी है और लोन दिया भी है। मैंने 1,50,000 का लोन लिया और 1 लाख का लोन रीपे कर दिया, ठीक है? तो जब मैं लोन लूँगा तो पैसा इनफ्लो आएगा, तो इनफ्लो पॉजिटिव में रहता है। तो ये देखो 1,50,000 पॉजिटिव। जब मैं लोन पे करूँगा तो इनफ्लो नेगेटिव रहेगा, यानी कि मैंने पैसा दिया तो इनफ्लो नेगेटिव में रहेगा। तो ये देखो 1 लाख नेगेटिव और मेरा इन शॉर्ट आ गया 50,000 पॉजिटिव। इजी इजी। तो ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 में। इलस्ट्रेशन 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, हमको ध्यान में रखना है इस इलस्ट्रेशन को। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर पायोनियर लिमिटेड। हमको पायोनियर लिमिटेड के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। पायोनियर लिमिटेड के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको बनाना है, ठीक है? आइए, पहला शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। आ जाते हैं हम नोट नंबर 1 में। नोट नंबर 1, इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख से 5 लाख हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख से 7 लाख हो गया। ये 2016 की वैल्यू है, ये 2017 की वैल्यू है। तो मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 2 लाख से।
2 लाख से बढ़ गया। अब मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल कौन सा एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर पैसा आता है तो प्लस, जाता है तो माइनस। यहाँ पर पैसा आ रहा है क्योंकि हमने शेयर कैपिटल बढ़ा दिया तो 2 लाख रुपए हमारा बढ़ गया, तो 2 लाख रुपए हमको पब्लिक से मिला, तो 2 लाख रुपए फाइनेंस एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, सेकेंड पॉइंट। रिजर्व एंड सरप्लस बोलता है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में सरप्लस बैलेंस कितना पड़ा है। 2016 में था 2,50,000, 2016 में मेरा बैलेंस था 2,50,000 और 2017 में हो गया 4,20,000। ध्यान से देखना, 2,50,000 था 2016 में और 2017 में हो गया 4,20,000। तो क्या मेरा इंक्रीज हो गया नेट प्रॉफिट? इंक्रीज हो गया 1,70,000 से। ठीक है, कोई दिक्कत? ये कहाँ पर काम आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काम आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काम आएगा। ठीक है, अब 2 का सॉल्यूशन हो गया। तीसरा दिया है नॉन करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10% लोन। अब लोन जो मेरा 2016 में था, लोन कौन सी एक्टिविटी में आता है? सबसे पहली बात, लोन आता है, बैंक लोन आता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। मेरा 2016 में 1 लाख था लोन और अभी हो गया 50,000, यानी कि मैंने 50,000 का लोन पे कर दिया। अब अगर मैं लोन पे करता हूँ तो मेरा पैसा जाएगा, और मेरा पैसा जाएगा तो कैश आउटफ्लो होगा, और कैश आउटफ्लो होगा तो आ जाएगा माइनस में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर है, पहला है ट्रेड पेएबल, दूसरा है अदर करंट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट, और तीसरा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसके लिए नोट नंबर 3 दिया है। सबसे पहले हम आएंगे ट्रेड पेएबल में। ये कहाँ पर आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ट्रेड पेएबल मेरे लिए क्या है? करंट लायबिलिटी। अब मेरा करंट लायबिलिटी 2016 में था 50,000, और 2017 में हो गया 45,000, यानी कि कम हो गया, करंट लायबिलिटी कम हो गया। अब जब करंट लायबिलिटी कम हो गया तो उसको हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर देंगे 5,000। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको पूरा क्वेश्चन कैसे बनाना है। पहले मैं आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस पॉइंट का क्या करना है, उसके बाद हम क्वेश्चन भी बनाएंगे, डोंट वरी। अदर करंट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी मेरे लिए करंट लायबिलिटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। ये मेरा बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है? 2,000 से। तो करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो मैं प्लस कर दूंगा 2,000, कोई दिक्कत? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर दूंगा 2,000। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 3 आते हैं हम। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नोट नंबर 3 में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स। पहले था 30, अब है 50। तो मैं प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए अकाउंट बना लूँगा, प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए अकाउंट बना लूँगा। जी हाँ, अकाउंट बना लूँगा। फिर आते हैं वापस, अब आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में पहला है मेरा फिक्स्ड एसेट के अंदर टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट दोनों बार मेरा 5 लाख है, टेंजिबल एसेट दोनों बार 5 लाख है, और इनटेंजिबल एसेट पहले 1 लाख था, अब 95,000 हो गया। तो देखो, फिक्स्ड एसेट का नोट बनाया, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इक्विपमेंट और फर्नीचर। पहले इक्विपमेंट था 2 लाख, अब हो गया 2,30,000। अगर मैं कोई एसेट खरीद रहा हूँ तो कौन सी एक्टिविटी में आएगा? वो आएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फर्नीचर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों में मैं अकाउंट बना लूँगा, दोनों का अकाउंट बना लूँगा, तो मेरे को समझ आ जाए कि मेरे को क्या करना है। इजी। फिर इनटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट्स,
पेटेंट पहले था 1 लाख, अब हो गया 95,000, यानी कि ये -5,000 हो गया। और ये मेरा नॉन कैश आइटम है, तो इसको मेरे को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैं इसको प्लस कर दूंगा। इजी, नॉन कैश आइटम 5,000। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हमको कुछ नहीं करना है, ओपनिंग और क्लोजिंग लेना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 80,000 वॉज परचेज्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट अमाउंटेड टू 5,000, डेप्रिसिएशन ऑफ 15,000 एंड 3,000 चार्ज ऑन इक्विपमेंट्स एंड फर्नीचर, लोन ऑफ 50,000 वॉज रीपेड ऑन 31/3/17। यानी कि लोन रीपेड कब हुआ? 31/3/17 को। ये लोन रीपे हुआ है, लोन रीपे हुआ है पॉइंट नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 2 में लोन रीपे हुआ है 50,000। इसकी डेट क्यों दी हुई है 31/3/17? क्योंकि इसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। इसका इंटरेस्ट कितना आया होगा बताओ? इसका इंटरेस्ट कितना आएगा? 1 लाख का 10%, 10,000। फुल ईयर का लगाएंगे क्योंकि पूरे साल के आखिरी में 50,000 वापस दिए, तो ये आ गया मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन। इसको भी मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक कर दूंगा। इजी, इजी। अब सबसे पहला काम मेरे को 2 या फिर 3 अकाउंट बनाना है, इक्विपमेंट, फर्नीचर और प्रोविजन फॉर टैक्स। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा इक्विपमेंट अकाउंट। इक्विपमेंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस इधर। क्वेश्चन में दिया है, देखो पॉइंट नंबर 4 का फर्स्ट पॉइंट, इक्विपमेंट का ओपनिंग है 2 लाख, क्लोजिंग है 2,30,000। ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग 2,30,000। अब मैं इस पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? 15,000। डेप्रिसिएशन लगा दिया 15,000। और क्वेश्चन में क्या दिया है? लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 5,000। एक इक्विपमेंट को बेचे, उसका लॉस हो गया 5,000 का, तो 5,000 का लॉस, 5,000 का लॉस। इजी, इजी। ठीक है, अब ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 80,000 वॉज परचेज। 80,000 का इक्विपमेंट भी मैंने खरीदा, तो खरीदने की भी एंट्री आएगी, कैश 80,000। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो आएगा बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर 30,000। इजी, यानी कि हमने 30,000 का सामान 30,000 का इक्विपमेंट बेचा है, 80,000 का इक्विपमेंट खरीदा है। ये दोनों कौन से एक्टिविटीज़ में आएंगे? ये दोनों आएंगे आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और ये भी आएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये जो प्रॉफिट लॉस है ये आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इजी, ठीक। उसके बाद पेटेंट 5,000 तो मैंने बताया था आपको, ठीक है। और फर्नीचर के बैलेंस में चेंज हुआ था, मैंने फर्नीचर अकाउंट बनाने की बात की थी। फर्नीचर बैलेंस था पहले 3 लाख, अब हो गया 2,70,000, यानी कि कितने से कम हो गया? 30,000 से, यानी कि उसमें डेप्रिसिएशन लगा होगा, इसको 30,000 कर लेना ना, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 30,000। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 30,000, तो उसकी अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमको पता है डेप्रिसिएशन लगा है 30,000 का, ठीक है। फिर जब भी क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में कुछ नहीं दिया रहता है, प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में कुछ नहीं दिया है, देखो मैंने बोला था प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना है यहाँ पर, तो हम ये मानेंगे
कि पिछले साल का पेड है और ये वाला प्रेजेंट ईयर का है। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए कुछ भी नहीं दिया है तो हम ये मानेंगे कि पिछले साल का पेड है और ये वाला प्रेजेंट ईयर का है। इजी। अब मैंने सारा क्वेश्चन आपको समझा दिया। अब हमको स्टार्ट कहाँ से करना है? अच्छा, एक और बात, प्रपोज डिविडेंड 50,000। प्रपोज डिविडेंड कौन सी एक्टिविटीज? फाइनेंसिंग। अब सबसे पहले हम लोग सबसे इजी बना लेते हैं। सबसे इजी क्या होता है? सबसे इजी होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में मेरी कौन सी चीज़ आएगी, आइए देखते हैं। देखो, यहाँ से तो कुछ लिखा नहीं हूँ मैं इन्वेस्टिंग में। यहाँ पर इन्वेस्टिंग लिखा हूँ इक्विपमेंट और फर्नीचर, ठीक है। तो हाँ, ये देखो, इक्विपमेंट में कैश 80,000 और 30,000, यानी कि मैंने इक्विपमेंट खरीदा 80,000 का, तो मेरा 80,000 रुपये गया होगा। तो 80,000 मेरा माइनस में आ जाएगा। 80,000 माइनस परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट। जब मैंने इक्विपमेंट बेचा 30,000 का, तो प्रोसीड फ्रॉम सेल 30,000। प्रोसीड फ्रॉम सेल 30,000, ठीक है, इजी। ये 30,000 को मैंने बेच दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर कैपिटल मैंने आपको बताया था, इशू ऑफ शेयर कैपिटल आएगा 2 लाख का, तो ये 2 लाख आ गया। बैंक का लोन रीपे किए थे 50,000 का, वो आ गया। डिविडेंड भी मैंने आपको बताया था 50,000, वो भी आ गया। और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी बताया था 10,000, वो भी आ गया। कोई दिक्कत नहीं। जो भी पैसा आ रहा है वो प्लस में जा रहा है, वो माइनस में, ये चारों चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका था। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे हम, पर नेट प्रॉफिट हमको कौन सा चाहिए? हमको नेट प्रॉफिट चाहिए एडजस्टेड वाला। तो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 4,20,000, माइनस कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस इन द बिगिनिंग 2,50,000, तो आ गया 1,70,000। ये 1,70,000 मैं आपको पहले निकाल के दिखाया था, ये देखो दिखाया था यहाँ पर 1,70,000 निकाल के। अब 1,70,000 में जो भी मेरा इस साल का प्रोविज़न है वो प्लस, और इस साल का डिविडेंड है वो प्लस। इस साल का प्रोविज़न मैंने आपको बताया था, ये देखो यहाँ पर, ये अगर प्रोविज़न फॉर टैक्स में कुछ नहीं दिया रहता तो हम लोग मानते हैं ये प्रेजेंट ईयर का है। तो ये प्रेजेंट ईयर का हमने क्या किया, एड बैक कर दिया, ठीक है। और डिविडेंड यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में 50,000, इस डिविडेंड को भी मैंने एड बैक कर दिया, तो आ गया मेरा 2,70,000। अब मैं 2,70,000 से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहला डेप्रिसिएशन को प्लस कर लो, इंटरेस्ट को प्लस कर लो, जो भी लॉस हुआ है उसको प्लस कर लो, जो प्रॉफिट हुआ है उसको माइनस कर लो, नॉन कैश आइटम। डेप्रिसिएशन प्लस पेटेंट रिटर्न ऑफ प्लस लॉस प्लस और इंटरेस्ट प्लस, सारी चीज़ें प्लस हो गई। तो आ गया मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 335। उसके बाद करंट एसेट में इन्वेंट्री, करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट। अब यहाँ पर बढ़ रहा है करंट एसेट और यहाँ पर भी करंट एसेट बढ़ रहा है। तो करंट एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, माइनस। तो इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल दोनों को माइनस कर देंगे। तो देखो हमने यहाँ पर वही किया, इन्वेंट्रीज को भी माइनस और ट्रेड रिसीवेबल को भी माइनस, दोनों को माइनस कर दिया। और यहाँ पर मैंने बताया था, ये देखो 5,000 माइनस करना है और 2,000 प्लस करना है। तो ये देखो 5,000 माइनस 2,000 प्लस, इजी। तो मेरा आ गया कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,12,000।
अब 2,12,000 में से मैंने बोला था टैक्स पे, पिछले साल का टैक्स पे 30,000, तो 30,000 को माइनस कर दिए तो मेरा आ गया कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 1,82,000, 1,82,000। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग भूल गए थे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पहले था 0, अब है 1,00,000, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा प्लस 1,00,000। तो मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख देता हूँ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,00,000। परचेज किए तो माइनस में ना पैसा जा रहा है, तो ये आ गया मेरा पूरा बन गया। ऑपरेटिंग में सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली, फिर इन्वेस्टिंग में मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली, फाइनेंसिंग में मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली। अब मैं यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा, ओपनिंग बैलेंस को प्लस करूँगा तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ईजी। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन। हालांकि टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर अगर आप 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप देख पाओ। और अगर आपका कोई डाउट हो तो उसको कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा, लेकिन कमेंट डिटेल में करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।